जागरण बिजनेस के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम फंडामेंटल पे थोड़ी सी ट्रेनिंग की बात करेंगे या फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ऑफ कोर्स कुछ समय में या कुछ घंटों में ये सीखने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि न्याय हो कि आपको बहुत सारे फैसेट्स ऑफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग समझ में आए। सबसे पहले आपको ये बहुत सवाल आता होगा कि कौन सा स्टॉक बाय करे, कौन सी कंपनी बाय करे, कौन सा बिजनेस बाय करे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फंडामेंटल पहले एनालिसिस पूरा समझे कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस अगर मैं बहुत सिंपल उनका डेफिनेशन बताऊं तो ये वो हो वास्तव में आपको एक स्टॉक का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जो अंदरूनी एक हिस्सा होता है स्टॉक का जो वैल्यू समझने का, वो आपको समझना है। अगर मार्केट प्राइस आज ये स्टॉक का अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर कम है तो हम कहेंगे कि ये स्टॉक जो है वो अंडर प्राइस्ड है, मतलब ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। राइट, आपने बहुत सुना होगा सस्ता स्टॉक है या महंगा स्टॉक है, वैल्यूएशन में एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन में चीप है। उसी तरह से अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ये कंपनी की ज़्यादा है और मार्केट प्राइस अगर कम है, जो मैंने पहले कहा, तो ये जो स्टॉक है वो सस्ता होता है। और इंट्रिंसिकली अगर आप देखें तो अगर इसका मार्केट वैल्यू हाई है और इंट्रिंसिक वैल्यू लो है तो ये स्टॉक डेफिनेटली नीचे आएगा और कह सकते हैं कि ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है। सो आपको दोनों बाजू देखना है कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। अब ये दो अप्रोच आपको लगेगा ये क्या बता रहे हैं, टॉप डाउन क्या होता है, बॉटम अप क्या होता है। टॉप डाउन ये होता है कि आपको जब कोई स्टॉक या कंपनी पे रिसर्च करना है उससे पहले आपको ग्लोबल इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। आपको संकेत समझने पड़ेंगे कि यूएस में किस तरह से इकोनॉमी कहाँ जा रही है, वहाँ पे जीडीपी ग्रोथ कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, वहाँ पे जो परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स होता है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, वहाँ के जो ग्लोबल ग्रोथ के संकेत, खाली यूएस नहीं, आपको थोड़ा यूरोपियन देखना पड़ेगा, चाइनीज मार्केट समझना पड़ेगा, इमर्जिंग मार्केट आपको देखनी पड़ेगी। धीरे धीरे फिर आप इंडिया की ओर आएंगे, आपको इंडियन इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। इंडियन इकोनॉमी अगर समझनी है तो उसके बहुत सारे फैसेट्स होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। उसके नीचे जब आप आओगे टॉप डाउन में तो आप देखोगे कि आपको फिर सेक्टर समझना है या आपको इंडस्ट्री समझनी है। जिस भी कंपनी का आपको स्टॉक लेना है, क्या वो इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। जस्ट एन एग्जांपल, क्या प्राइवेट बैंक्स आपको बाय करना है, इंश्योरेंस कंपनी बाय करनी है, आपको बिल्डिंग मटेरियल की कंपनी बाय करनी है, तो आपको पूरा वो सेक्टर या सब सेक्टर पहले समझना पड़ेगा। लास्ट में आपको जब आप नीचे आते हो तो आपको देखना है कि कौन सी कंपनी उसमें से बेस्ट है, कौन सी कंपनी उसमें से या तो अंडर वैल्यूड है या जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। हम कोशिश करेंगे कि कौन से फंडामेंटल्स की मैं जो बात कर रहा हूँ आपको समझाऊंगा, लेकिन वहाँ नीचे आपको ये समझना है कि कौन से फंडामेंटल मैट्रिक्स अप्लाई करके आपको एक कंपनी बाय करनी है। तो इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच दोस्तों। अभी जो मैं नया चीज़ आपको बताऊंगा वो होता है बॉटम अप इन्वेस्टिंग। जनरली आप सब फंड मैनेजर से सुनते होंगे कि हम बॉटम अप इन्वेस्टर्स हैं, हम ऐसे इन्वेस्टिंग करते हैं। तो बॉटम अप में आप सीधा कंपनी पे रिसर्च करते हो, कंपनी स्टडी करते हो और उसके बाद आप धीरे धीरे देखते हो कि इसका सेक्टर कैसा कर रहा है और इसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट या इकोनॉमी कैसा कर रही है या ग्लोबल इकोनॉमी कैसा कर रही है। तो मेरे हिसाब से दोनों आइडियाज़ अपने आप में ठीक है, दोनों का कुछ समन्वय अगर किया जाए टॉप डाउन और बॉटम अप का तो एक बहुत अच्छा अप्रोच बन सकता है। अभी अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिस्ट्रीब्यूट करूं इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस और इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस, दो नई टर्म्स लेके आ रहा हूं। फंडामेंटल मैक्रोस होते हैं और फंडामेंटल माइक्रोस होते हैं। अब जब मैं मैक्रो की बात कर रहा हूं तो नेचुरली आपने जो टॉप डाउन सुना है उसका अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो जो मैक्रो होता है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर आपको जीडीपी देखना है, राइट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कंट्री का कैसे ग्रो कर रहा है, खास करके इंडिया का देखना है और कुछ और पीयर मार्केट्स का देखना है। साथ में आपको इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो कहते हैं, वो भी आपको देखना होता है कि इन्फ्लेशन क्या इंडिया में बढ़ रहा है, क्या यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या बाकी की मार्केट्स या इकोनॉमीज में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी का जो दौर चल रहा है वहाँ पे हम इन्फ्लेशनरी सिनारियो में जा रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे थे, इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा बढ़ रहा है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो ब्याज दरें, जिसको हम इंटरेस्ट रेट्स कहते हैं, इंटरेस्ट रेट्स भी ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो क्या हाई इन्फ्लेशन, हाई कमोडिटी प्राइस और हाई इंटरेस्ट रेट के एनवायरनमेंट में आपको किस तरह की कंपनीज बाय करनी है, ये आपको पहले मैक्रो देखना पड़ेगा। तो ये मैक्रो के अंदर ये बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। टैक्स कलेक्शन आप देख लीजिए, आईआईपी डेटा जो बोलते हैं वो देख लीजिए, परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो मैक्रो के अंदर आते हैं। इसको थोड़ा सा इससे दूर जाए तो जो मैंने कहा माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंटली दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके फंडामेंटल एनालिसिस में। माइक्रोस के अंदर जब आप जाते हैं तो आप कंपनी स्टडी करते हैं और कंपनी स्टडी करने के लिए आपको और दो पल्लू में जाना पड़ेगा, दो फैसेट्स में जाना पड़ेगा।
एक है क्वालिटेटिव पैरामीटर्स, दूसरा है क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स। अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है वो आपको मैं बहुत संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है, क्या मैनेजमेंट इथिकल है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी वाला है, यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स कैसे है, ये कंपनी ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की सैलरी, प्रमोटर की लाइफस्टाइल, क्या ये प्रमोटर्स बहुत ही ईमानदार है, क्या इसका कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो रोबस्ट है, ये कंपनी किस फील्ड में ऑपरेट करती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी आपको देखने पड़ते हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स इस कंपनी में शामिल है, क्या FIIs या जो हम बोलते हैं विदेशी संस्थागत निवेशक ये इसके अंदर इन्वेस्टेड है, क्या इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड्स ये सब इसके अंदर इन्वेस्टेड है, आपको ये भी देखना पड़ता है। तो अगर आप ये सब देखते हैं तो जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एक तरह से हो रहा है, कंपनी किस फील्ड में है, कहाँ बिजनेस कर रही है, प्रमोटर्स के बारे में जो मैंने कहा ये होता है क्वालिटेटिव पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप क्वांटिटेटिव में जाए या नंबर्स डाले पहले, उससे पहले आपको इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कराए, क्योंकि फाइनली अगर प्रमोटर अच्छा है, अगर कंपनी अच्छी है, अगर मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, मैनेजमेंट इंटीग्रिटी अच्छी है, तो ये बिजनेस नेचुरली इसको वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा, ये अच्छा काम करेगा आगे। सेकेंड, क्वालिटेटिव छोड़ के अब क्वांटिटेटिव की ओर आते हैं। क्वांटिटेटिव इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी है फ्रेंड्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आपको अगर मैं बताऊँ तो 4 चीज़ें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है P&L, जो बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो इसके अंदर आपको कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी कहाँ से प्रॉफिट डिराइव करती है, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना लाती है जिसको हम EBITDA कहते हैं, ये सब आपको P&L स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर पता चलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको हर एक रिजल्ट, हर एक क्वार्टर का जो नंबर होता है वो आप फॉलो कर सकते हैं, या आप एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी देख सकते हैं। बहुत सारी जगह पे आपको कंपनी का P&L स्टेटमेंट देखने मिलता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत ही क्रुशियल है देखने के लिए कि कंपनी की एसेट्स कैसी है, लायबिलिटीज़ कैसी है, कंपनी की कैश पोजीशन कैसी है, क्या कंपनी आपको डिविडेंड देगी, क्या कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बैलेंस शीट के अंदर भी देखने मिलती है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर बैठते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है फ्रेंड्स, वो कैश फ्लोज क्या आते हैं, कंपनी कहाँ से कैश डिराइव कर रही है, क्या कंपनी अपना ऑपरेटिंग कैश फ्लोज अच्छी जगह से डिराइव कर रही है, क्या इसका इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज क्या है, कंपनी का ऑपरेटिंग, जैसे मैंने कहा कंपनी कहाँ फाइनेंसिंग में यूज़ कर रही है, तो पूरा ये स्टेटमेंट आपको बताएगा क्या फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। जो बहुत सारी अच्छी कंपनीज है उनका जो फ्री कैश फ्लो जनरेशन एबिलिटी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपको देखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रेशियो एनालिसिस भी करना है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको देखना है कि क्या ये मैनेजमेंट कंपनी को ग्रो कर पाएगी, क्या कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, क्या ये आगे ग्रो करने वाला है, ये सब आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बताएंगे। सेकेंड रेशियो जो होता है वो होता है फ्रेंड्स लिवरेज रेशियोज। लिवरेज रेशियो क्या ये कंपनी का अच्छा करेगा, ये कंपनी का जो गियरिंग बोलते हैं जिसको, या डेट इक्विटी, क्या ये कंपनी डेट सर्विस कर पाएगी, क्या ये कंपनी के पास इतने टूल्स है कि इन्होंने अपने बाहर से बहुत डेट लिया है लेकिन आज वो उसको सर्विस नहीं कर पा रही है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो जब आप देखते हैं जिसको हम लिवरेज रेशियोज कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो ऑपरेटिंग रेशियोज भी काफ़ी हद तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप ऑपरेटिंग रेशियोज देखेंगे, ये भी आपको दिखाएगा कि कंपनी के जो एसेट्स है वो रेवेन्यू लाने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। और एक रेशियो जो आपको देखना है वो होता है वैल्यूएशन रेशियो, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, क्या ये कंपनी अंडर वैल्यूड है या कंपनी ओवर वैल्यूड है, जो फाइनली फंडामेंटल एनालिसिस का सार होता है, तो ये एक देखना भी ज़रूरी होता है। साथ साथ में जो मैं क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स आपको बता रहा हूँ उसमें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको रेवेन्यू और P&L के अंदर क्या देखना है, थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको वो भी बताता हूँ। आपको कंपनी के रेवेन्यूज़ देखने हैं कि लास्ट 3 साल, 5 साल, 10 साल में कंपनी क्या अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है, क्या कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं। आपको साथ साथ में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है कि क्या ये कंपनी कंटिन्यूअस प्रॉफिट्स बना रही है, क्या ये कंपनी कंटिन्यूअस बुरी साइकिल में भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी देखने हैं जिसको हम EBITDA बोलते हैं, क्या ये कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू ही पैसा बना रही है या ये कंपनी कोई एसेट सेल वगैरह करके आपको प्रॉफिट्स दिखा रही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। चौथा, क्या ये कंपनी अपना मार्जिन प्रिजर्व कर रही है या अपना मार्जिन बढ़ा रही है। ये कंपनी मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर्स का पैसा बनेगा जब कंपनी एक अच्छा ROE कमा रही है। तो ये सब चीज़ भी आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा 2 रेशियोज लोग बहुत फोकस करते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिवाइडेड बाई EPS। इसको लोग कहते हैं अगर ये P रेशियो कम है तो ये सस्ता है, P रेशियो अगर थोड़ा महंगा है तो ये स्टॉक महंगा है।
ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यस, आपको थियोरेटिकल टर्म्स में अगर देखें तो पीई रेशियो इंपॉर्टेंट है, बट इसको देखना पड़ेगा इंडस्ट्री वाइज। दिस ब्रिंग्स मी टू इंडस्ट्री वाइज कैसे पैरामीटर्स देखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटी और एफएमसीजी कंपनीज की बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, तो यहाँ पे यस आपको पी जो प्राइस अर्निंग रेशियो होता है वो देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना है। सेक्टर का भी एक पी रेशियो रहता है। सेक्टर पी रेशियो के सामने क्या कंपनी ज़्यादा महंगा वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, सस्ते पे ट्रेड कर रही है, ये आपको एक पी रेशियो वो दिखाएगा। उसी तरह से अगर आप सिक्लिकल सेक्टर में जाते हैं, अगर आप स्टील में जाते हैं, अगर आप सीमेंट में जाते हैं, तो उसको लोग नॉर्मली देखते हैं, उसको ईवी टू इबिट्टा बोलते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय इबिट्टा, उसका एक रेशियो देखा जाता है। सिमिलरली अगर आप बैंक्स में आते हैं तो आप प्राइस टू एडजस्टेड बुक वैल्यू देखते हैं। तो इस तरह से हर एक सेक्टर का एक अपना महत्व होता है। आपको अलग अलग सेक्टर्स में अलग चीज़ देखनी है। मल्टीप्लेक्स में आप फुटफॉल्स देखते हैं, रिटेल में आप देखते हैं कि पर स्क्वायर फीट कितना सेल्स हो रहा है। इस तरह से टेलीकॉम में जैसे मैंने कहा आरपू देखते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो एक कोई गुरु मंत्र नहीं है जिससे आप फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ईजिली कर पाए। अब कमिंग बैक टू किस तरह से हम एक कंपनी को एनालाइज करते हैं। आप फाइनली जब कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं तो आप क्वालिटेटिव भी देखिए, क्वांटिटेटिव भी देखिए, और तीन चीज़ें जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं या हम बहुत इंपॉर्टेंटली जिसको देखते हैं वो होती है, क्या ये साइज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, क्या ये कंपनी जिस इंडस्ट्री में फंक्शन कर रही है उसकी अपॉर्चुनिटी साइज़ क्या बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, आज इंश्योरेंस जिसका पेनिट्रेशन डेंसिटी इंडिया में बहुत लोअर है, तो ये साइज़ बहुत बड़ा है। सिमिलरली पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज, आज 85% अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, 15% खाली ऑर्गेनाइज्ड है। सो कितना बड़ा रेवोल्यूशन अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड का होने वाला है। तो साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी इज वेरी ह्यूज। सिमिलरली मार्केट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो वॉरेन बफे की डिक्शनरी में जिसको कहते हैं मोट, जिसको कहते हैं प्राइसिंग पावर। आपके पास प्राइसिंग पावर अगर कंपनी के पास हो, उसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल क्रूड की कॉस्ट बढ़ जाए, तो भी देयर आर कंपनीज इन इंडिया जो पेंट में है, जो एडेसिव्स में है, जो आज प्राइसिंग पावर मतलब वो मार्जिन, अपना खुद का जो मार्जिन है उसको प्रिजर्व करने के लिए वो प्राइस हाइक्स ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसी कंपनी के पास डोमिनेंट मार्केट शेयर होता है जिसको हम कहते हैं मोनोपोली, ओलिगोपोली या डिओपोली टाइप की कंपनीज, जहां प्राइसिंग पावर है, जहां मोट है, जहां वॉरेन बफे क्लासिक वर्ड यूज करते हैं ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये कंपनी जिनके पास इस तरह का माहौल है, इस तरह का ड्यूरेबिलिटी है, वो कंपनी बहुत अच्छा करती है ओवर द लॉन्ग टर्म। एक और कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा फ्रेंड्स, जिसको हम बोलते हैं CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न्स। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जब फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं देखने हैं, ना कि शॉर्ट टर्म लॉसेस देखने हैं। जहाँ तक बिजनेस की थियरी, जहाँ तक बिजनेस की प्रैक्टिकलिटी और जहाँ तक बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है, कंपनी रेवेन्यूज, इबिट्टा, प्रॉफिट, मार्जिन्स, ये सब प्रिजर्व कर रही है, मार्केट जो मैकेनिज्म है वो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली फ्लक्चुएशन, वॉलेटिलिटी सब मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स बनाने हैं। सिंपल आपको बताऊं तो इट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि आप अगर 20% से अगर आपका अच्छा बिजनेस जो आपने बाय किया है 20% से अगर 3.5 साल तक कंपाउंड करता है तो आपके जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे वो बिजनेस में। तो आपको ये समझना है कि अगर आप निवेश करते हैं अच्छी कंपनियों में तो आपको लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का ओरिएंटेशन रखिए। ट्रेडिंग माइंडसेट बिल्कुल मत बनाइए। बार बार अगर आप बिकवाली करेंगे, बार बार अगर आप बाय करेंगे तो मार्केट में जो अच्छे दिन होते हैं उनका फ़ायदा आप नहीं उठा सकते हो। सो देयर इज अ स्टडी विच सेज दैट अगर आप साल के कुछ अच्छे दिन छोड़ देते हो तो आपका जो रिटर्न है वो ड्रास्टिकली नीचे आ जाता है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म स्कूल ऑफ थॉट, फंडामेंटल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग ये बोलता है कि आप लॉन्ग टर्म नज़रिए से जब इन्वेस्ट करते हैं तो बार बार मार्केट मत देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि क्रिकेट में या कोई भी गेम में अगर आप देखें तो गेम्स आर वन इफ प्लेयर्स प्ले वेरी वेल ऑन द फील्ड रादर देन लुकिंग ऑन द स्कोरबोर्ड। तो बार बार स्कोरबोर्ड, जो स्टॉक का भाव क्या हो गया, मार्केट कहाँ जा रहा है, ये सब बार बार मत देखिए। आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रिजर्वेशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब आप फोकस करेंगे बिजनेस पे, राइट। या आप जब कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं तब स्टॉक नहीं, उसको स्टॉक मत कहिए, ये उसको कंपनी भी मत कहिए, उसको बिजनेस कहिए। आप कोई बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप उसके लिए लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहे हो, आप यू आर पुटिंग योर हार्ड एंड मनी टू वर्क, राइट। आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, यू आर पुटिंग योर मनी टू वर्क। तो इसको लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के लिए, जैसे मैंने कहा, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स, क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, ये सब देख के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही आपका पैसा लगाए मार्केट में।
और 3-5 साल, 10 साल, 20 साल कुछ अच्छे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली 15, 18, 20% से कंपाउंड करेंगे। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इंडिया की ब्लू चिप कंपनीज, इंडिया के टॉप बिजनेसेस, मार्केट लीडर्स, इमर्जिंग मार्केट लीडर्स में अगर आप निवेश करते हैं तो आई डोंट थिंक आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, स्ट्रेस एडजस्टेड रिटर्न्स विद गुड नाइट स्लीप, राइट। आपको रात को नींद आनी चाहिए, आपको रात को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कल सुबह मुझे वापस मार्केट खुलते ही मुझे टेंशन होगा। यस, हो सकता है स्टॉक प्राइस नीचे आए, बिजनेस का प्राइस नीचे आए फॉर शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपने अपना निवेश का स्ट्रेटेजी अच्छा बनाया है तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बहुत अच्छा करोगे। आई थिंक इसी के साथ मैं अपना ये फंडामेंटल एनालिसिस का सेशन आज समाप्त करता हूँ। आप सबको हैप्पी इन्वेस्टिंग, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का आप पार्ट बनिए और प्योर फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।